ओके सर, स्क्रीन दिखाई दे रहा है सब लोग को? Yes. सो कल हमने कहाँ तक कर Yes, sir. टंगस्टन इनर्ट गैस तक वी हैड डन यस्टरडे. Right. We start with submerged arc welding. So ये गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग है. इसमें इलेक्ट्रोड जो हम यूज करते हैं दैट इज टंगस्टन. इट इज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, मतलब ये कंज्यूम नहीं होता है. इट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट. सो but at the same time it is very sensitive to oxygen, so we need oxygen free gases, inert gases हमको जरूरत होती है during welding process, and filler material is added manually. ठीक है, ये इमेज दिखाई थी आपको. you have filler material, जो इलेक्ट्रोड है वो नॉन कंज्यूमेबल है, टंगस्टन का होता है, एंड पिंक में जो आ रहा है दैट इज योर शील्डिंग गैस, ऑक्सीजन फ्री. इट प्रोवाइड्स द इनर्ट एनवायरनमेंट. सो यहाँ पे जो मोल्टन कोल है, it doesn't get come in contact with the oxygen and hence oxidation is prevented. जो फ्लक्स का या शील्डिंग गैस का मेन पर्पस होता है टू क्रिएट एन इनर्ट एनवायरनमेंट वेयर द मोल्टन पूल कैन सॉलिडिफाई विदाउट गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. ये पर्पस होता है उसका, फ्लक्स का या शील्डिंग गैस का. वैसे जो पहली वाली हमने की थी शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, उसमें इतना स्मोक जनरेट हो जाता है which again is carbon monoxide या gases, उसमें भी ऑक्सीजन नहीं होती है. So that also partly acts as a inert gas or what do you call oxygen free environment, inert environment create करता है. Okay, we are now coming to a submerged arc welding. जो हम लोग inert gases use करते हैं, आर्गन, हीलियम, नियॉन या कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है इसका. Now this is the next part. Fully automated process है, होता है ये. And as you can see the blue and the orange one जो आपको दिख रहा है that is the flux handling equipment. पीछे भी जो आपको एक probe दिख रहा है that is also a flux handling equipment. and बीच में center में golden का है that is your electrode. उसमें जो wire feed हो रहा है वो automatically feed हो रहा है. and the arc जो है it is created under the blanket of flux. जो granules है उसके नीचे arc create हो रहा है, and that is why it is called submerged arc. The arc is submerged under a blanket of flux. Fully automated process होता है. और ये slag फिर आप ऐसे निकाल देते हैं क्योंकि जो फ्लक्स है ग्रैन्युलेटेड फ्लक्स है, ये भी मेल्ट होता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, एंड देन यू रिमूव इट. एंड नीचे जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इस एरिया में, ये जो एरिया दिख रहा है आप, यहाँ वेल्डिंग हो चुकी है और फ्लक्स आपने ये निकाल दिया. ओके, सो यू हैव, यहाँ पे जो दिख रहा है ये फ्लक्स है, आगे से फ्लक्स गिरता रहता है. यहाँ पे ये जो मशीन्स हैं दे कीप वेल्डिंग. वायर इधर से आ रहा है, इलेक्ट्रोड इधर से आ रहा है, being automatically fed the electrode and the wire. and पीछे ये जो आपको दिख रहा है ये वैक्यूम सक्शन है. whatever loose granules जो होते हैं फ्लक्स के, उसको वो सक करता है वैक्यूम से और वापस हॉपर में डाल देता है. और ये जो पीछे का हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला, इसको बाद में फिर क्या करता है, हाथ से पील ऑफ कर देते हैं. So submerged arc welding is a process similar to gas metal arc welding, similar to that, except that the arc is struck or created under a blanket of granular flux, and इसीलिए submerged arc welding नाम है. Filler metal is continuously fed just like in gas metal, so automatically spool होता है, spool में से filler material is automatically being fed. जिस तरह से, जिस रेट से वो burn होता है उसी रेट से उसमें feed होता है. Now this method, submerged arc welding, it has the highest deposition rate. इसका जो deposition rate होता है वेल्ड का, वेल्ड बीड्स जो है हाईएस्ट है.
and it can use larger diameter electrodes up to 1/4 inch and amperes very high, 650 to 1500 amperes the current use कर सकते हैं. That means it is good from thin material to even thicker materials. So since the process is fully automized, mechanized है, automatic है, several variants can be used. Several variants means you can use multiple torches. दो टॉर्च भी यूज कर सकते हैं, नैरो गैप वेल्डिंग भी कर सकते हैं, थिक वेल्डिंग भी कर सकते हैं. अभी आपको इमेजेस दिखाऊंगा. राइट, it has the highest deposition rate of all deep penetrating welding process, making it ideal for thick sections and multipass. So thick sections के लिए वो 1500 एम्पियर तक चले जाता है, for thinner आपका 650 एम्पियर तक आ जाता है. And since it has a very high deposition rate, welding beads जो deposit होती है, it is ideal for thick section welding, जो मोटे मोटे sections होते हैं pieces के, उसके लिए. And multipass welding means आपने एक बार welding कर दिया, फिर दोबारा welding कर रहे हैं, दोबारा कर रहे हैं, अंडर नीचे से कर रहे हैं, बैक रन कर रहे हैं. For that this is very good. Variations can involve dual arc welding, twin, multiple torch, narrow groove, etc. So ये आप इमेज यहाँ पे देखेंगे. This is multiple torches. So you have यहाँ पे एक इधर में है और एक इधर में है. Both of them are welding simultaneously. ये जो हॉपर दिख रहा है आपको पीछे, ये कॉमन है. ये क्या कर रहा है? ये वैक्यूम क्लीनर का काम करता है. जो एक्सेस वो होता है फ्लक्स, उसको सक करके वापस डाल देता है. सो एक से ये काले वाले से आपका आ रहा है, ये जो काला वाला यहाँ पे दिख रहा है पाइप, इससे आ रहा है आपका फ्लक्स. सेंटर वाले से आपका आ रहा है इलेक्ट्रोड. एंड द फिलम मटीरियल आर्क इज क्रिएटेड अंडर द ब्लैंकेट ऑफ फ्लक्स एंड फुली मैकेनाइज्ड है. एंड सेवरल वेरिएंट्स कैन बी यूज्ड. तो यहाँ पे हमने दो वेरिएंट ले रखे हैं. थिक सेक्शंस, थिन सेक्शंस एक साथ इकट्ठे कर सकते हैं. I'll show you one more image here. Yeah. This one. So here already I had shown you this image. इसमें भी आप एक ही section use कर रहे हैं, but then you have one more here. इसमें एक एक करके, but otherwise you can weld two together. You can weld one, thin groove and one thicker groove. वो वेरिएंट भी अवेलेबल होता है. ओके, सो नैरो गैप वेल्डिंग, मल्टीपल पास भी कर सकते हैं. नैरो ग्रूव, थिक ग्रूव, ऑल दैट वेल्डिंग कैन बी डन विथ वन मशीन. नाउ सिंस एडवांटेजेस इसके क्या है? सिंस द आर्क इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन द फ्लक्स, देयर इज नो रेडिएशन, कोई स्पार्क्स नहीं होते हैं. नॉर्मली वो स्क्रीन पहनते हैं, आपने देखा होगा वेल्डर्स लोग हाथ में स्क्रीन रहता है या हेलमेट में स्क्रीन रहता है फिल्टरिंग के लिए. दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है, फ्यूम्स नहीं होते हैं, स्पार्क्स नहीं होते हैं, बिकॉज द आर्क इज सबमर्ज्ड अंडर द ब्लैंकेट ऑफ फ्लक्स. स्मोक होता है बट नॉट सो मच. However, there are some limitations, disadvantages भी हैं इसके. मेन डिसएडवांटेज क्या है कि वेल्डिंग जो हो रही है वो कवर्ड है. सो आप देख नहीं सकते हैं कि वेल्डिंग सही हो रही है या गलत हो रही है. As you can see in this image, वेल्डिंग कैसी हो रही है? जो इलेक्ट्रोड है, जो वेल्ड है, वो कवर्ड है, ऊपर से फ्लक्स है. सो यू कैन नॉट सी कि जो वेल्डिंग हो रही है वो सही हो रही है या नहीं हो रही है. और अगर ठीक नहीं हो रही है, गलत हो रही है, so then it becomes difficult to rectify it later on. Not that it can't be done, but it becomes difficult to rectify it. पहला तो disadvantage ये है इसका. There are some limitations. The flux and the shield of the arc on the weld pool also obstructs the operator's view. As a result, this makes observation of the pool and the joint impossible during welding.
फिर कोई करेक्शन करना हो तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट, बिकॉज करंट्स बहुत हाई हैं, 1500 एम्पीयर्स तक जाते हैं, तो नॉट सूटेबल फॉर थिन मटेरियल, बट यस अप टू 650 एम्पीयर्स के जो हैं उसके लिए वो सूटेबल है, बट नॉट फॉर थिनर मटेरियल्स। और भी डिसएडवांटेजेस हैं, ये जो फ्लक्स है ये ग्रेनुलेटेड फ्लक्स है, सो वेल्डिंग कैन ओनली बी डन ऑन फ्लैट हॉरिजॉन्टल सर्फेसेस, राइट, जो सरफेस फ्लैट होता है उसी पर की जा सकती है। As with small shielded arc metal, submerged arc welding produces slag, which must be removed after each pass. Shielded metal arc welding में जो electrode use कर रहे थे, it was covered with slag. Slag welding के टाइम में slag generate हो जाता है, यहाँ पे भी होता है. So you can just peel it off with your hand. After each pass, it has to be removed. Another disadvantage is थोड़ी सी एक्स्ट्रा कॉस्ट आ जाती है बिकॉज यू रिक्वायर फ्लक्स हैंडलिंग इक्विपमेंट. तो एक हॉपर होता है, हॉपर में फ्लक्स चाहिए, फिर एक वैक्यूम होता है, देन यू नीड टू सक दैट एडिशनल लूज फ्लक्स, उसको सक करके वापस हॉपर में डालना. सो एडिशनल फ्लक्स हैंडलिंग इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड, बट इट हैज वन ऑफ द हाईएस्ट वेल्ड डिपोजिशन रेट. सो एडवांटेजेस, कोई स्मोक नहीं, स्पार्क्स नहीं, और क्या कहते हैं, आपको वो पहनने की ज़रूरत नहीं है, शील्डिंग जो लेंसेज होते हैं, ग्लासेस होते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है. कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल पास रन, थिक रन्स, थिक वेल्ड्स. डिसएडवांटेजेस सबसे है कि इट इज़ द वेल्ड इज कवर्ड फ्लक्स से, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू व्यू हाउ द वेल्डिंग इज गोइंग ऑन, विल बिकम डिफिकल्ट to correct it later on. Additional flux handling equipment is required, and it is limited to only flat surfaces. Flux, vertical surfaces में flux रुकेगा नहीं, so it is disadvantages for that. अब अभी तक जो हम कर रहे थे ये 4 के 4 arc welding है. That means an electrical source is required. Now in this one thermit में there is no external source required to generate the heat. ये यूज किया जाता है, जैसे आपने रेलवे लाइंस देखी है, रेलवे लाइंस में जब क्रैक आता है या टूट जाती है तो उसको वेल्डिंग करने के लिए ये मेथड यूज की जाती है. अब आप बोलेंगे रेलवे लाइंस जहाज पे कहाँ लगती हैं? सो यू हैव इट ऑन शिप्स, जहाँ क्रेन्स होती हैं, गैंट्री क्रेन्स होती हैं, विच आर मूविंग फोर एंड आफ्ट, सेल्फ लोडर्स अनलोडर्स जो हैं उनमें, और यहाँ इंजन रूम में. इंजन रूम में एज यू नो देयर आर रेल्स जो आपके पिस्टन को इधर से उधर उठा के लेके जाते हैं ना, जब पिस्टन चेंज करते हैं या सिलेंडर चेंज करते हैं, लाइनर को चेंज करते हैं, तो इंजन रूम में एक जगह में लोकेटेड रहती है, तो वहाँ से उसको ब्लॉक चेन से उठाया, रेल्स में लेके आए, वहाँ पे ज़रूरत होती है. हाँ, कभी किया नहीं है हम लोग ने जहाज पर, नॉट आई हैव नॉट सीन एट लीस्ट, बट रेलवेज में काफ़ी इसको यूज़ किया जाता है. सो अब ये इमेज में ही सारा कुछ है इसमें. सो सबसे पहले एक मोल्ड प्रिपेयर करते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड की जो इमेज है, एक मोल्ड प्रिपेयर किया जाता है. सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड की इमेज में जो क्रैक्ड सेक्शन है उसके ऊपर लग गई. हाँ जी, प्लीज अपने माइक्स को म्यूटेड रखिए. सो एक मोल्ड प्रिपेयर किया जाता है फर्स्ट अराउंड द एरिया दैट इज टू बी वेल्डेड. फिर आपका एक क्रूसिबल लेते हैं, ये क्रूसिबल है, इसमें एक मिक्सचर होता है जिसको थर्माइट मिक्सचर बोलते हैं. Usually it consists of a metal oxide, that is iron oxide, plus aluminum powder. इन दोनों का मिक्सचर होता है, राइट. ये जो मोल्ड है, नीचे जो बना है मोल्ड, इसको पहले प्री हीट किया जाता है. प्री हीट एक बार जब फिट हो गया तो उसको प्री हीट कर देते हैं.
तो हीट करने के बाद ये जो मिक्सचर है थर्माइट का, दैट इज अल्युमिनियम पाउडर एंड आयरन ऑक्साइड, इसको एक्सटर्नल सोर्स से एक स्पार्क दे देते हैं। मतलब जैसे फुलझड़ी होती है ना, फुलझड़ी जलती है, तो वैसे एक एक्सटर्नल सोर्स से इसको आग दे दी। फिर ये एल्युमिनियम पाउडर एंड द आयरन ऑक्साइड हीट अप हो जाता है अप टू 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना हीट अप हो जाता है टेम्परेचर। Iron oxide gets converted into iron and aluminum powder gets converted into aluminum oxide. And aluminum oxide is lighter, तो ऊपर सेटल हो जाता है। नीचे आपका जो येलो वाला दिख रहा है क्रूसिबल में, वो आयरन है। आयरन एट 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर नीचे एक टैपिंग डिवाइस भी दिख रहा है आपको, मैं ये सर्कल कर रहा हूं यहाँ पर। दिस इज कॉल्ड अ टैपिंग डिवाइस। व्हेन द टेम्परेचर हैज रीच्ड, आजकल तो खैर ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो ये टैपिंग डिवाइस खुलता है। मोल्टन आयरन फिल्स अप द मोल्ड, जो मोल्ड बना रखा है उसको भर देता है, जो मोल्टन आयरन है, और ऊपर से आपका स्लैग आ जाता है। एंड व्हाट दैट स्लैग डज, एल्युमिनियम ऑक्साइड, it again prevents the molten metal pool from coming into contact with the oxygen. ऑक्सीडेशन होने से बचाता है। ठीक है, so I'll show you one video also on this, how this is done. Meantime, let's go through this. Once again, ये है आपका, आप प्रिपेयर कर रहे हैं। दिस इज ब्राउन वाला जो है वो क्रैक्ड सेक्शन है। तो आपने एक मोल्ड प्रिपेयर किया है फिगर 1 में। क्रूसिबल है, ऊपर क्रूसिबल में आपने थर्माइट मिक्सचर डाल दिया है, दैट इज अल्युमिनियम ऑक्साइड एंड अल्युमिनियम पाउडर एंड आयरन ऑक्साइड। ठीक है, देन कमिंग टू इमेज 2। इमेज 2 में आपने इसको जो थर्माइट मिक्सचर है उसको इग्नाइट कर दिया यूजिंग एन एक्सटर्नल सोर्स, और इग्नाइट करने के बाद फिर आपने जो टैपिंग डिवाइस है उसको टैप किया या ऑटोमेटिकली खोल दिया। एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस, मोल्टन पूल जो लिक्विड आयरन है वो नीचे फ्लो करता है, फिल्स अप द वेल्ड जहाँ पे क्रैक है, एंड ऊपर से स्लैग आ जाता है टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। सो ये आपका thermite welding is a welding process using heat generated by an exothermic chemical reaction between the components of the thermite. And what are the components of the thermite? It is metal oxide 78%, 22% आपका अल्युमिनियम पाउडर। मेटल ऑक्साइड यूजुअली वही मेटल होता है जिसको आप देख रहे हैं, बट यहाँ पे आयरन है तो आयरन ऑक्साइड का एग्जांपल हमने ले रखा है। The molten metal produces by reaction, just as होता है, acts as a film material and work pieces are joined after solidification. Thermite melting या thermite is mainly used for joining steel parts. Common thermite mixture composed of iron oxide and aluminum powder. The combustion reaction produces iron and aluminum oxide. Iron का तो हो जाता है और aluminum gets converted into aluminum, or this thing gets converted into oxide. उसका जो powder है वो oxide में convert हो जाता है. Barium peroxide is used, या magnesium is used to ignite the mixture. तो थोड़ा सा इसमें barium peroxide भी होता है ऊपर, और उसमें हम एक spark लगा देते हैं, which ignites and heats up the entire mixture. Liquid iron fills the sand ceramic का mold है built around the welded parts, and the slag जो aluminum oxide है floats on top, thus preventing oxidation. उसके बाद इसको निकाल देते हैं धीरे धीरे करके. Thermite welding is used for steel castings and forging, for joining railroad wires, steel pipes, etc. जो cast surfaces हैं उनके लिए. Advantages: simple, fast process for joining similar or dissimilar materials. Cheap है,
नो कॉस्टली पावर सप्लाई, नो सप्लाईज रिक्वायर्ड, एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत ही नहीं है इसमें पावर की. Can be used at workplaces where power supply is not available. Disadvantages: essentially works for ferrous materials and heavy sections, uneconomical for welding cheap metal and light parts. So to explain this, कहाँ गया भाई, एक मिनट होल्ड कीजिए सर. Just hold on for a minute. Last wait, yes. Yes, I can see the screen. Okay. So that completes the types of welding methods that we have. पांचों welding methods हमने कर दिया है. Next topic is this one. Types of welds and welded joints. Okay, यहाँ पे again I would like to caution you of one more precaution that needs to be taken. एक है type of welds और एक है welded joints. ये दो अलग अलग चीज है. So यहाँ पे भी जरा क्वेश्चन को समझने में थोड़ा सा वो हो जाता है. You need to understand that types of welds, मतलब किस टाइप की वेल्ड के बारे में पूछ रहे हैं. जैसे आपकी फिलेट वेल्ड होती है और ग्रूव वेल्ड होती है. दो टाइप की वेल्ड्स होती हैं, राइट. ग्रूव वेल्ड एंड फिलेट वेल्ड. और ग्रूव वेल्ड में भी बहुत सारे वो होते हैं. फिर लैप आपके प्लग एंड स्लॉट होता है, वो भी एक टाइप ऑफ वेल्ड है. ठीक है. सो दैट इज वन. एंड ये है वेल्डेड जॉइंट्स, कि बिफोर यू जॉइन टू पीसेस ऑफ मेटल टुगेदर यू आर प्लेसिंग देम. जो प्लेसिंग करते हैं हम साइड बाय साइड या वर्टिकल, तो एक जॉइंट बनता है, उसके बाद वेल्डिंग करते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट वी विल टेक टाइप ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स. सी दीज आर द पीसेस, दीज आर द मेथड्स. हम ऐसे जॉइंट को पहले पीसेस को साथ में रखते हैं. Either to form a butt joint, साइड बाय साइड रखा है, प्लेन सरफेस है, बीच में आपके ग्रूव बन गया. देखिए इन दोनों के बीच में क्या बन गया, एक ग्रूव बन गया. देन कॉर्नर जॉइंट, टू पीसेस वी आर प्लेस्ड alongside each other, एक एल बन रहा है यहाँ पे. ठीक है. देन लैप जॉइंट, टू पीसेस which are overlapping each other over a certain distance, तो lap joint हो गया. Then two pieces which are placed at right angles or nearly at right angles to each other, forming a T, तो ये T joint हो गया. और फिर आपका हो गया edge joint, that means two pieces which are flanging upwards. ठीक है. So यहाँ पे पहला वाला जो बट जॉइंट है, तो ये तो 5 टाइप के जॉइंट्स हो गए आपके. बट जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट, लैप जॉइंट, टी जॉइंट एंड एज जॉइंट. अब जो बट जॉइंट है, यू कैन सी देयर इज अ ग्रूव बिटवीन द टू पीसेस. सो यहाँ पे जो वेल्डिंग होगी वो होगी ग्रूव वेल्डिंग. यहाँ पे ग्रूव वेल्डिंग होगी बिकॉज देयर इज अ ग्रूव बिटवीन the two pieces to be welded together. यहां पे वेल्डिंग जो होगी वो फिलेट टाइप की होगी, FILLET, फिलेट वेल्डिंग. अब फिलेट वेल्डिंग कहां पे हो सकती है? फिलेट वेल्डिंग हम यहां पे भी कर सकते हैं, ऐसे हम इस एज साइड में भी कर सकते हैं. वैसे लैप जॉइंट है, वी कैन डू फिलेट. यहाँ पे भी एंगल बन रहा है बिटवीन द टू. यहाँ पे हम कोई ग्रूव नहीं बन रहा है इधर में. लैप जॉइंट में देखिए कोई ग्रूव नहीं बन रहा है.
So we can do welding over here, we can do welding on the underside, हमारी requirement के हिसाब से. Here also we can do welding on this side, या we can do welding on the other side. So ये जो joints है, और इस वाले में groove बनाएंगे तो यहाँ पर groove हो जाएगा, नहीं तो fillet welding हो जाएगी. It depends कौन सा यहाँ पर तुम करना चाहते हो. So ये हो गया आपका fillet weld. Groove welding वहां पे होगी जहां पर groove बना है, और बाकी जो है fillet weld. और fillet weld भी अगर let's say for example ऐसा है कुछ, fillet welding can be like this, it can be like this, it can be triangular in shape. That means okay, चलिए मैं वैसे दिखाता हूँ. So it can be like this welding, हमने यहाँ पे welding कर रखी है सब ये convex type. It can be like this concave type, or it can be triangular. मतलब ये आपका जो वेल्ड है वो इस तरफ से आ रहा है, in shape, in aesthetically, again depending on the expertise requirement of the welder, किस टाइप का उसको चाहिए. बट होगा फिलेट कॉन्वेक्स, कॉन्केव या ट्रायंगुलर aesthetically. So this is the type of joints. ठीक है, सो अब इसको हम नेक्स्ट टाइम लेते हैं टाइप ऑफ जॉइंट्स को. वैसे ये है उसके दिस, फिर अब टाइप्स ऑफ वेल्ड रहेगी आपका करने को. देन टाइप नेक्स्ट टाइम करेंगे. आई एम जस्ट गोइंग थ्रू दिस. देन दिस इज टाइप ऑफ जॉइंट्स है ये. अब आ गया टाइप ऑफ वेल्ड्स, वेल्ड टाइप्स. ग्रूव है, देन ये भी ग्रूव है, ये फिलेट वेल्ड है. देन ये स्पॉट सीम वेल्डिंग है, प्लग एंड स्लॉट है. सो वेरियस टाइप्स ऑफ वेल्ड्स आर देयर, वेल्ड टाइप्स. So do not get confused between the weld types and joints. ठीक है, so fillet weld आ जाता है. ये सब के fillet weld है, ये सब fillet weld के हैं. groove welding है, J हो सकता है, U हो सकता है, V हो सकता है, डबल V हो सकता है. ये प्लग एंड स्लॉट है, ऐसे भी वेल्डिंग करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड वाले में आपका प्लग है, राइट हैंड साइड वाले में हमने स्लॉट बना रखा है. सीम वेल्डिंग होती है, स्पॉट होता है. स्पॉट मींस स्पॉट वेल्डिंग, टैक वेल्डिंग. सीम वेल्डिंग भी होती है, उसका भी एक वीडियो दिखा देंगे अब आपको. फ्लैंज एंड सर्फेसिंग, फ्लैंज एंड सर्फेसिंग कोई वेल्डिंग नहीं होती है ये फ्लैंज एंड सर्फेसिंग. आपको दिखाई सुनाई देती मेरी आवाज? यस सर. यार मेरा स्क्रीन, हाँ मेरा स्क्रीन गायब हो गया. एनीवे ठीक टाइम पे हुआ गायब. सो जो फ्लैंज एंड सर्फेसिंग है वो वेल्डिंग नहीं होती है. यू आर नॉट जॉइनिंग एनीथिंग टुगेदर बट यू आर बिल्डिंग अप. जैसे कभी कभी क्या होता है ना, आपका क्रोजन हो जाता है. क्रोजन हो जाता है तो साइड में तो मोटा मोटा है, बीच में पतला हो गया क्रोजन की वजह से. जैसे अंडर द बेल माउथ, बैलेंस टैंक्स में बेल माउथ के नीचे क्या होता है, पानी गिरता रहता है काफ़ी फोर्स से, तो वहाँ पे क्रोजन हो जाता है. तो वहाँ पे प्लेट थिन हो जाती है, टूटी नहीं है, क्रैक नहीं हुई है, बट थिन हो गई. तो बिफोर इट क्रैक्स, बिफोर इट समथिंग हैपेंस, वी बिल्ड इट अप. हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर वेल्डिंग कर देते हैं. वेल्डिंग करके बिल्डअप कर देते हैं और फिर ग्राइंडिंग कर देते हैं. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सर्फेसिंग. फ्लैंजिंग मीन्स वो जो फ्लैंज ऊपर को आ रहा था, टू पीसेस ऑफ मेटल विच आर फ्लैंजिंग अपवर्ड्स. चलिए उसको हम नेक्स्ट टाइम लेंगे. गुड एग्जांपल पनामा चौक करते हैं ना. हाँ एग्जैक्टली. हाँ, जहाँ पे भी बहुत सारा वो हो जाता ना, मटेरियल लॉस होता है, तो वहाँ पे हम उसको बिल्डअप कर देते हैं. वेल्डिंग की, वेल्डिंग करके उसको बिल्डअप कर दिया और क्या कहते हैं उसको, फिर ग्राइंड करके स्मूथ कर दिया. चलिए गाइस, वील स्टॉप हियर. सो अब क्या रह गया है आपका, एक तो ये रह गया टाइप्स ऑफ वेल्ड्स,
टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। उसके बाद फॉल्ट इन वेल्डिंग, क्या क्या फॉल्ट्स होती है वेल्डिंग में, उनके कॉजेज क्या होते हैं और रेमेडीज क्या है, वेरी कॉमन क्वेश्चन है। एंड फाइनली टेस्टिंग, टेस्टिंग कैसे करते हैं वेल्ड्स की, ठीक है। एक डिस्ट्रक्टिव होते हैं एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव। ज़्यादातर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट इज ओनली वन, उसको डिस्ट्रॉय कर दो। मतलब आपने वेल्डिंग की, वेल्डिंग करने के बाद आपने उसको वेल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया। दिस इज टू सी कि हमने जो वेल्डिंग की है, वेल्डिंग करने के बाद हमने डिस्ट्रॉय जब उसको तोड़ा है, तो पता करने के लिए कि अंदर क्या क्या हो रहा है, जस्ट फॉर स्टडी पर्पसेस। अगर आपको तोड़ना ही है तो फिर आप वेल्ड क्यों करोगे? बट दिस इज जस्ट टू डू अ रिसर्च कि मैंने वेल्डिंग की है और वेल्डिंग करने के बाद मैं इसको डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ, तो अंदर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, वेल्ड कैसे दिख रही है अंदर जो मैंने वेल्डिंग की, इसलिए डिस्ट्रक्टिव। बट अदरवाइज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग हम लोग जहाज में करते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव। वेल्डिंग कर दिया टू मेक श्योर दैट द वेल्डिंग इज गुड, कोई उसमें कमजोरी नहीं है, कहीं पे गैप नहीं है, कहीं पे पोरोसिटी नहीं आ गई है, उसके लिए हम टेस्टिंग करते हैं। अगर कुछ गड़बड़ है हमारी वेल्डिंग में तो हम उसको ग्राइंड करके फिर दोबारा वेल्डिंग करेंगे, बिकॉज वी डोंट वांट एनी फॉल्ट इन द वेल्डिंग। कोई भी फॉल्ट आने से आपका जो वेल्डिंग होती है ना, वो कमजोर पड़ जाती है। सो टेस्टिंग, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जो है, दैट इज द वन विच इज कैरिड आउट इन शिपयार्ड्स एंड ऑन बोर्ड शिप्स, जिसमें डाई पेनिट्रेंट टेस्ट होता है, अल्ट्रासोनिक टेस्ट होता है, बबल टेस्ट होता है, लीक टेस्ट होता है। जैसे टायर है ना, टायर आपका पंक्चर हो गया, पता नहीं चल रहा है कहाँ पे, तो क्या करता है, उसमें हवा भरता है, हवा भर के पानी में डाल देता है, जहाँ से वो बबल्स आ रहे हैं वो समझ जाएगा, या साबुन का पानी यूज करेगा। लीक टेस्ट, बबल लीक, बबल आता है, वैसे ही इसमें भी होता है, बबल लीक टेस्ट करते हैं। ठीक है, सो विल डू दैट नेक्स्ट टाइम। ओके गाइस, ब्रेक ले लीजिए आप लोग। मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। यस सर, आ रही है। चलिए, ओके, ठीक है, ब्रेक। मैं भी अपना टेस्टिंग को भी स्टार्ट करूँ। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। बाय जी।